Hello students, this is Vipasha Garg, lecture History of Modern Western Art 402। आज आपका न्यू आर्टिस्ट है ये सेरात। ये पॉइंटलिज्म के आर्टिस्ट हैं, जो अभी पिछली वीडियो में पॉइंटलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब उसके अंदर के जो भी अब आर्टिस्ट आएंगे, अभी 4-5 आर्टिस्ट, वो पॉइंटलिज्म के ही होंगे। इसमें पहला आर्टिस्ट है ये जॉर्ज पियरे सेरात, ठीक है। ये फर्स्ट आर्टिस्ट है। इनका जन्म है 2 दिसंबर 1859 पेरिस, फ्रांस। 2 दिसंबर को 1859 में इनका जन्म हुआ था पेरिस में, फ्रांस में। मृत्यु हुई थी इनकी 29 मार्च 1891, ठीक है। यानी ये 31 एज तक ही जिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं जी पाए थे, सिर्फ 31 साल तक जी पाए थे। 29 मार्च 1891 पेरिस। नेशनलिटी है इनकी, यानी राष्ट्रीयता फ्रेंच। नॉन फॉर पेंटिंग के लिए जाने जाते थे, ये पॉइंटलिज्म वाली पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। ये सेरात जी का फोटो लगा हुआ है साइड में। नोटेबल वर्क था इनका ए संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ अ ला ग्रैंड जेट बाथर्स एट एस्नीरेस। ये 2 इनके नोटेबल वर्क थे, यानी ये 2 इनके अच्छे वर्क थे जो ज़्यादा नोट हुए थे। मूवमेंट है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म और पॉइंटलिज्म, ठीक है। जो पॉइंटलिज्म का हम पढ़ रहे हैं, तो इनका जो वाद था वो ये इन तीनों वाद से बिलोंग करते हैं। अब ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जॉर्जेस पियरे सेरात एक फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार थे, यानी इम्प्रेशनिज्म में भी थे, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आते हैं ये। तो ये फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्हें क्रोमोलियो मिनरिज्म के साथ साथ पॉइंटलिज्म के रूप में जानी जाने वाली पेंटिंग तकनीकों को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है। यानी इनको जो ये क्रोमोल्यूमिनिज्म है, इनके साथ इनको पॉइंटलिज्म, यानी जो पॉइंट वाली होती है जिसके बारे में बात चल रही है, पॉइंटलिज्म के रूप में जो पेंटिंग तकनीक तैयार की जाती है, उसके लिए इनको अच्छा जाना जाता है। मतलब उसमें ये काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। अपने चित्रों की तुलना में कम प्रसिद्ध होने के बावजूद उनके क्रेयॉन ड्राइंग ने भी काफ़ी प्रशंसा हासिल की। यानी क्रेयॉन से जो ड्राइंग की थी इन्होंने, उससे भी इन्होंने काफ़ी प्रशंसा हासिल की थी। सेरात के कलात्मक व्यक्तित्व ने संयुक्त गुणों का विरोध किया है। जो इनका कलात्मक व्यक्तित्व था, उसने संयुक्त गुणों का विरोध किया था, जिन्हें आमतौर पर विरोध और असंगत माना जाता है। मतलब ज़्यादातर जिन्हें आमतौर पर विरोध माना जाता था और असंगत। एक तरफ उनकी चरम और नाजुक संवेदनशीलता, दूसरी तरफ तार्किक अमूर्तता और मन की एक गणितीय सटीकता के लिए एक जुनून। यानी इसमें बताया कि एक तरफ तो उनकी जो चरम और संवेदनशीलता थी, और दूसरी तरफ उनकी तार्किक अमूर्तता और मन की गणितीय सटीकता के लिए उनका जुनून था। उनके बड़े पैमाने पर काम अ संडे अप्रन के द्वीप पर ला ग्रांडे जेट, ये पूरा नाम है पेंटिंग का, जो इन्होंने बड़े पैमाने पर किया था। जो अभी पीछे भी मैंने बताया है आपको, जो इनका नोटेबल वर्क था, ये इन्होंने बड़े पैमाने पर किया था 1884 से 1886, ठीक है। ने नव प्रभाववाद की शुरुआत करके आधुनिक कला की दिशा को बदल दिया। मतलब जो इन्होंने ये वर्क किया था, अच्छा, तो उसने नवप्रवाद की शुरुआत की थी, तो इससे आधुनिक कला की दिशा बदल दी थी। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की पेंटिंग के प्रतीक में से एक है। मतलब ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की पेंटिंग के प्रतीक में से एक है ये। अब है फैमिली एंड एजुकेशन।
सेरात का जन्म 2 दिसंबर 1859 को पेरिस में हुआ था। 1862 या 63 में सेरात परिवार 136 बुलेवर्ड डी मेजेंटा, जो अब 110 बुलेवर्ड डी मेजेंटा में चला गया। ये वहाँ पे कुछ शायद सिटीज़ वगैरह के नाम होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये 59 में इनका जन्म हुआ था और 62 और 63 के बीच इनका जो परिवार था वो बुलेवर्ड डी मेजेंटा में चला गया था। इनके पिता एंटोनी क्रिस्टोस्टोम सेरात, ये नाम है इनके फादर का, जो मूल रूप से शैम्पेन के पूर्व अधिकारी थे। मतलब वो शैम्पेन के पूर्व अधिकारी थे। इनके फादर एक पूर्व कानूनी अधिकारी थे जो संपत्ति में सट्टेबाजी से अमीर बन गए थे। यानी इन्होंने जो इनकी संपत्ति थी उसमें सट्टेबाजी की थी, तो उससे ये अमीर बन गए थे। और उनकी माँ अर्नेस्टाइन फेवे पेरिस से थी। ये इनकी माँ का नाम है अर्नेस्टाइन फेवे, ये पेरिस से थी। जॉर्जेस का एक भाई था ओमिल ऑगस्टीन, जॉर्जेस का भाई था ये, ठीक है, इसका नाम था ओमिल ऑगस्टीन। और एक बहन थी मैरी बर्थे, ठीक है। इनका एक भाई था, एक बहन थी ओमिल ऑगस्टीन, और बहन का नाम मैरी बर्थे। ये दोनों बड़े थे। जॉर्जेस सेरात ने पहली बार कला का अध्ययन लिकोलू म्यूनिसिपल द स्कल्पचर एट द सीन के पास बुलेवार्ड मेजेंटा में अपने परिवार के घर के पास किया। जो इन्होंने जो पहली बार कला का अध्ययन किया था, ये उसका नाम है, तो ये बुलेवार्ड मेजेंटा जहाँ ये रहते थे वहाँ पे इन्होंने अपने परिवार के घर के पास ही किया था, जिसे मूर्तिकार जस्टिन लेक्विन ने चलाया था। जो ये मूर्तिकार का नाम है जस्टिन लेक्विन, इन्होंने चलाया था। 1878 में वह ओकोले डेस बीक्स आर्ट्स में चले गए। मतलब फिर 78 में ये ओकोले डे बीक्स आर्ट्स में चले गए थे, जहां उन्हें हेनरी लेमन ने पढ़ाया था। और एक पारंपरिक शैक्षणिक प्रशिक्षण के बाद प्राचीन मूर्तियों के कलाकारों से ड्राइंग और पुराने आकाओं द्वारा ड्राइंग की नकल की। यानी जहाँ पर इन्हें हेनरी लेमन ने पढ़ाया था और उसके बाद इन्होंने शैक्षणिक प्रशिक्षण के बाद प्राचीन मूर्तियों के कलाकारों से, मतलब वहाँ पे जो प्राचीन मूर्ति के कलाकार थे वहाँ से इन्होंने ड्राइंग और पुराने जो आकार थे वहाँ पे ड्राइंग की इन्होंने नकल की थी। सेरात के अध्ययनों के परिणाम स्वरूप एक विपरीत विचारधारा और उपजाऊ सिद्धांत का विरोध किया गया। यानी जो सेरात के अध्ययन थे उनके परिणाम स्वरूप जो उनकी विपरीत विचारधारा थी और जो उपजाऊ सिद्धांत था उसका विरोध किया गया था। एक सिद्धांत जिसके बाद उनके सभी कार्य किए गए। नवंबर 1879 में उनकी औपचारिक कलात्मक शिक्षा समाप्त हो गई। जो उनकी शिक्षा थी वो 1879 में समाप्त हो गई थी, कलात्मक शिक्षा, जब उन्होंने सैन्य सेवा के लिए डिस्कोले डेस ब्योक्स आर्ट्स छोड़ दिया। मतलब सैन्य सेवा के लिए उन्होंने फिर ब्योक्स आर्ट्स छोड़ दिया था। बेस्ट मिलिट्री एकेडमी में 1 साल के बाद वह पेरिस लौट आए। 1 साल के बाद वे मिलिट्री एकेडमी में लौट आए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्त अमन जीन के साथ एक स्टूडियो साझा किया। मतलब जब वे वहां से पेरिस लौट आए थे तो उन्होंने अपने दोस्त अमन जीन, उनका नाम था, उसके साथ उन्होंने वहां पे एक स्टूडियो साझा किया था। साथ ही 16 रुपये डी ब्रेबॉल में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। मतलब वहाँ पर भी उन्होंने डी ब्रेबॉल में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। अगले 2 वर्षों के लिए उन्होंने मोनोक्रोम ड्राइंग की कला में महारत हासिल की। उसके बाद जब 2 साल बाद उन्होंने फिर मोनोक्रोम में ड्राइंग की कला में महारत हासिल की थी। 1883 के सैलून में दिखाया गया उनका पहला प्रदर्शन अमन जीन का कांटे क्रेयॉन ड्राइंग था। फिर 1883 में जो सैलून में दिखाया गया था उनका पहला प्रदर्शन था वो अमन जीन का कांटे क्रेयॉन ड्राइंग था। उन्होंने यूजीन डेला क्रोइसिस के कार्यों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, जिससे उनके रंग के उपयोग पर नोट्स बनाए गए। मतलब ये विधि बताई इन्होंने कि डोला क्रोसिस के कार्यों का भी उन्होंने सावधानीपूर्वक अध्ययन करा था,
जिससे इनके रंग में के उपयोग पर नोट्स बनाए गए। आज की वीडियो में इतना ही है। आगे नेक्स्ट